जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 75। आज के लेक्चर में प्रीवियसली ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जो है माइनर इन द पार्टनरशिप, इस कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और माइनर हमारा पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है माइनर। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? शाबाश। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? सब ठीक है, सब अच्छा है। असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किए? जरा हाथ उठाए। असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किए? शाबाश शाबाश। असाइनमेंट किया मेरे भाई ने? असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने? असाइनमेंट भी नहीं करते, लेट भी आते हैं, लेक्चर भी नहीं लेते। चलिए डिस्कशन करते हैं हम असाइनमेंट की। सबसे पहले हमने एग्जाम में क्या करना है, केस स्टडी स्टाइल में क्वेश्चन होगा तो हमने पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है ताकि अंदाजा हो जाए किस टॉपिक का कंसेप्ट है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्क्राइब बैंक्स राइट्स एंड लिमिटेशन इन द डेयरी बिजनेस। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या है, इसका मतलब है हमें पता चल गया एग्जाम में ये चैप्टर 11, 12 और 13 का क्वेश्चन है, उनमें से कोई कंसेप्ट होगा। पढ़ते हैं जी, क्योंकि कुछ बैंक की पोजीशन का नहीं पता चल रहा। बैंक की पोजीशन क्लियर होगी ना तो फिर पता चलेगा उसके राइट्स क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या है। मलिक, आसिफ एंड सोहेल आर पार्टनर्स इन द फर्म कैरिंग ऑन डेयरी बिजनेस एंड स्टार्टिंग एंड शेयरिंग द प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली। Malik has recently started a poultry business in the same vicinity for which he has applied for a loan from a bank. ये तो कर ही नहीं सकता ना स्टार्ट, तो सेम बिजनेस है, सिमिलर बिजनेस नहीं है। हाँ, वो डेयरी बिजनेस है, ये पोल्ट्री बिजनेस है, सिमिलर नहीं है। शाबाश, तो वो स्टार्ट कर सका। पार्टनर सिमिलर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता बाय डिफॉल्ट, जो डिसिमिलर या डिफरेंट बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकता। ये बात पहले कभी डिस्कस हुई है हमारी। For which he has applied for a loan from a bank. As a security of the loan, he offered the bank to create charge over the book debts of the poultry business. यानी उसने कहा मेरे पोल्ट्री बिजनेस में चार्ज क्रिएट कर लो, टुगेदर विद हिज इंटरेस्ट इन द डेयरी बिजनेस। और साथ कहा कि जो मेरा डेयरी बिजनेस है इस पे भी तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। क्या एक पार्टनर बिजनेस पे इंटरेस्ट क्रिएट करवा सकता है? किसी दूसरे का इंटरेस्ट क्रिएट करवा सकता है। यहां पे इंटरेस्ट से क्या मुराद है? अब वो बैंक की पोजीशन क्या होगी भला? ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। बैंक की पोजीशन क्या होगी? ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए ये जो है ना चार्ज ऑन बुक डेट्स, ये इसका जो चार्ज है ये पोल्ट्री बिजनेस से रिलेट कर रहा है। रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़े तो उसने ये नहीं बोला मुझे बैंक के टोटल राइट्स बताओ दोनों बिजनेस में। क्या बोल रहा है? बैंक के मुझे राइट्स बताओ डेयरी बिजनेस में। डेयरी बिजनेस में क्या हुआ फिर? डेयरी बिजनेस में एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट, हिज इंटरेस्ट इन द डेयरी बिजनेस, डेयरी बिजनेस में एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट दे दिया है। किसको? किसको? बैंक को। तो क्या पार्टनर, जब हम ये कहते हैं पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को दे दिया तो उससे क्या मुराद होती है? उसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर लिया। अब ये जो जिस पर्सन को इंटरेस्ट दिया जाता है ये क्या बन जाता है? ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे बैंक की पोजीशन क्या है? ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए जो बैंक के राइट्स और लिमिटेशंस होंगे वो कौन से वाले होंगे? ट्रांसफरी। क्या राइट्स होते हैं ट्रांसफरी के? अच्छा, ये तो कोई एंड वाली है यार। चले कोई बात नहीं, ये वॉल्यूम 2 वाला सवाल है, कोई नहीं, पहले ये आ गया तो ये कर लेते हैं, कोई नहीं। वैसे उसको मैं देख रहा था इस वजह से, यही है। तो बताइए, जब हम पार्टनर किसी को अपना राइट दे देता है, कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है तो वो ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। इसके राइट्स क्या है? राइट्स बताए मेरे भाई। ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट के राइट्स, शेयर का इंटरेस्ट को वो तो कर रहा है। राइट्स क्या होंगे? ये कल नहीं पढ़ा बिजनेस लॉ? क्यों नहीं पढ़ा बिजनेस लॉ? R1 का टेस्ट तो ये किसने पढ़ना? छोटे भाई को कहे थे वो पढ़ लेता।
ये भाई बताएगा। हाँ भैया, नहीं नहीं, ये जो इरेलीवेंट होके बैठा है, हाँ इग्नोर करें। शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट और राइट ऑन एसेट्स, और फिर इसके बाद एग्जाम में सिर्फ ये हेडिंग लिखेंगे या कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे? बुक में सेंटेंस फॉर्म में लिखे हैं, सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं? सेंटेंस में लिखा, हाँ जी बिल्कुल। और हाँ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में क्या होगा? शेयर भी मिलेगा और क्या होगा? अकाउंट्स भी डिमांड कर सकता है। रूटीन में वो प्रॉफिट जो एनुअल प्रॉफिट होता है उस पर अकाउंट्स को डिमांड नहीं कर सकता, डिसोल्यूशन पे कर सकता है। और लिमिटेशंस क्या होंगी मेरे भाई? लिमिटेशंस क्या होंगी? कोई लिमिटेशन? कल क्यों नहीं है? क्यों नहीं आए कल? हाँ मेरा भाई, लिमिटेशन बताओ। बिजनेस ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, बुक्स नहीं मांग सकता, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। हाँ मांग सकता, जरा थोड़ा कैजुअल वर्ड लगता है इंस्पेक्ट। हाँ जी, अकाउंट से रिक्वायर नहीं कर सकता, बुक्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, सूफा डेसोल्यूशन नहीं कर सकता, जो प्रॉफिट एग्री हो गया पार्टनर्स में उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये सारी इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। इसमें सबसे अहम चीज ये पहचानना था कि बैंक का स्टेटस इसमें क्या होगा। एग्जामिनर कमेंट्स में उसने बोला है कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि बैंक का स्टेटस सिंपल लेंडर वाला होगा, और उन्होंने उसी लेंडर के हवाले से राइट लिखे कि बैंक जो है वो अपना लोन जो दिया है वो रिकवर करवा सकता है, और उसमें के बदले में जो अगर सिक्योरिटीज के तौर पे जो भी अगर चीज़ें उनको सेल कर सकता है। यहाँ पे बैंक का स्टेटस एज लेंडर, रेगुलर लेंडर नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रहा है पार्टनरशिप में कि मैंने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, तो उसने बैंक को क्या बनाया? ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। बैंक ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट है। डन जी। कोई क्वेश्चन और? कोई क्वेश्चन? पहचानना है इसमें कि बैंक ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, कैसे पहचाना? हाँ उसने बताया कि टुगेदर विद हिज इंटरेस्ट इन द डेयरी बिजनेस, उसे डेयरी बिजनेस में अपना इंटरेस्ट बेचा तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बन गया। क्वेश्चन 9, Doves and Company DC's partnership firm engaged in the sale. अच्छा पहले requirement under the provisions of Partnership Act 1932 describe Sara's act which would bind DC. Also identify the restrictions on Sara's implied authority as a partner. Restriction on Sara's implied authority as a partner, इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्लॉयड अथॉरिटी पूछ रहा है, नेगेटिव लिस्ट। लेकिन इससे पहले वो कुछ और भी पूछ रहा है, डिस्क्राइब सारास एक्ट्स व्हिच वुड बाइंड डीसी। पहले हाँ दो कंडीशन क्या था? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो, फर्म के नाम पे हो, विद द इंटेंशन टू बाइंड फर्म। लेकिन पढ़ देता है क्वेश्चन को, शायद इसमें कोई और सिचुएशन हो। Doves and Company partnership firm engaged in the selling of various species of pet birds. The firm's operations are managed by two partners, namely Faizan and Usama. In February 2023, Usama attended an exhibition where he met Sarah, a well-known animal enthusiast and social media influencer. Usama requested Sarah to join DC as a partner at a monthly remuneration of ₹100,000. Sarah agreed and joined DC as a partner on 6th March 23. ठीक है, यानी ये न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में अंडर द। अच्छा ये न्यू पार्टनर है या पार्टनर बाय स्टॉपल है? ये कंप्लीट पार्टनर है, इसका स्टेटस पूरा रेगुलर फॉर्मल पार्ट। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1930 डिस्क्राइब सारास एक्ट व्हिच वुड बाइंड डीसी। कौन से एक्ट बाइंड करेंगे? सारा के कौन से एक्ट फर्म को बाइंड करेंगे? फर्म का कौन सा एक्ट बाइंड करता, पार्टनर का कौन सा एक्ट फर्म को बाइंड करता है? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो और इन द नेम ऑफ फर्म हो टू बाइंड फर्म विद द इंटेंशन ऑफ बाइंडिंग द फर्म, वो एक्ट्स फर्म के लिए बाइंडिंग होंगे। जैसे इसमें रूटीन के क्या एक्ट्स हो सकते हैं? अगर स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहे तो इस बिजनेस के बारे से एग्जांपल दे सकते हैं। ये जो बिजनेस है बोला कि इस बिजनेस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, कि पेट की सेल परचेज है, इसके अलावा उनकी रेगुलर मेंटेनेंस है पेट्स की, वो उसका होगा एम्प्लॉयड अथॉरिटी में, एडवर्टाइज भी कर सकती है वगैरह वगैरह।
और रिस्ट्रिक्शन ऑन साराज इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होगी? वो जो रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ी याद है? एग्जाम पॉइंट ऑफ से बताइए, पार्टनर की अथॉरिटी में कुछ पॉजिटिव की लिस्ट थी, कुछ नेगेटिव की लिस्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ से कौन सी लिस्ट ज्यादा है? मैं नेगेटिव वाले। पिंजरे भी खरीद सकती है, शाबाश शाबाश शाबाश। और क्या कर सकती है? सारा नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉस्ट नहीं। अभी आप स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहे थे, कोई 2-4 और एग्जांपल अनायत फरमाए हमें पिंजरों के अलावा भी। दानादुन का, उनका दानादुन का भी खरीद सकती है, शाबाश। और बीमार हो जाए तो उनके दवाई ही खरीद सकती है। कोई एक तो स्पेसिफिक एग्जांपल काफी है। भाई की तरह जरा थोड़ा जज्बाती, उनको परिंदों से जरा लगाव है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा उन्होंने एग्जांपल दे दिए हैं। वरना एग्जांपल्स अगर ना भी बताएं तो भी चलेगा, क्योंकि आपने रूल बता दिया ये अथॉरिटी टू बाइंड का और इम्प्लाइड अथॉरिटी, रिस्ट्रिक्शन इम्प्लाइड अथॉरिटी का। लेकिन अगर बाइंडिंग अथॉरिटी में कोई 2-3 स्पेसिफिक एग्जांपल दे दें तो अच्छी बात है। स्पेसिफिक एग्जांपल बिजनेस के लिहाज से दे दें तो अच्छी बात, लेकिन भाई की तरह बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं चाहिए। ठीक जी। इस क्वेश्चन 9 वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन 9 है, इसमें कोई प्रॉब्लम? इजी क्वेश्चन है क्या है? जी जी। पार्टनर बाय स्टॉपल नहीं है, उसने लिखा हुआ है सारा एग्रीड एंड जॉइंट डीसी एज ए पार्टनर। तो प्रॉफिट भी होगा उसका, तो प्रॉफिट अगर एग्री नहीं किया तो इक्वल प्रॉफिट होता है। एज प्रॉफिट अगर है तो वो, अगर एज प्रॉफिट अगर उसने एग्री नहीं भी किया तो फिर क्या रेशो होती है? इक्वल रेशो होगी। यहाँ पे अहम चीज क्या है? क्वेश्चन के अंदर उसने खुद से फैक्चुअल स्टेटमेंट दे दी क्या कि सारा ने ज्वाइन किया है डीसी को एज पार्टनर। तो इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता कि सारा पार्टनर है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने क्लियरली, ओपनली, एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया, बता दिया क्या सारा ने ज्वाइन किया है एज पार्टनर। तो सारा पार्टनर है कि नहीं, ये सवाल ही यहां पे पैदा नहीं होता। डन जी। और कोई क्वेश्चन नहीं आए? नेक्स्ट क्वेश्चन यानी प्रीवियस रिवर्स ऑर्डर में चलने आज इत्तेफाक से। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1930 टू डिस्कस वेदर मलिक कैन रिकवर हिज ड्यूज फ्रॉम आबिद। मलिक कौन? ये पता चल गया पार्टनरशिप में से सवाल है। मलिक कौन है? नहीं पता। आबिद कौन है? ये भी नहीं पता। तो अब क्या करें? क्वेश्चन को पढ़ें। साद एंड आबिद आर क्लोज फ्रेंड्स एंड अविड क्रिकेट एंथुसियास्ट्स। Saad opened a sports equipment store in Karachi and Abid extended his support in setting up the business by introducing him to Malik, a major supplier of cricket gear. साद ने स्टोर ओपन किया, आबिद ने मलिक को इंट्रोड्यूस करवाया। Subsequently, Saad representing Abid as his partner purchased cricket gear from Malik, promising to pay on 31st August 23. However, he failed to pay the amount on time. Under the Partnership Act 1930 to discuss whether Malik can recover his dues from Abid. अच्छा, आबिद के साथ देखे बेचारे के साथ हुआ क्या? एक तो आबिद ने साद की दुकान उसको सेटअप करने में उसकी मदद की, सफाई सुथराई करता रहा, और ऊपर से साद ने उसका बदला कैसे दिया? उसे वो पार्टनर बनाया नहीं, पार्टनर बताया है, बनाया नहीं है। क्या किया है? साद ने मलिक को बताया कि आबिद मेरा पार्टनर है। इस बात पे मलिक ने लोन दे दिया, वो आबिद को जानता होगा। अब बताइए क्या आबिद लायबल है? हाँ। अब इसमें क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये रिप्रेजेंटेशन आबिद के सामने दी गई है या उसके नॉलेज में है। तो हम कैसे आंसर करेंगे? इफ करके। अगर तो ये आबिद के नॉलेज में है या उसके सामने रिप्रेजेंटेशन दी गई और वो साइलेंट रहा, तो क्या है? आबिद लायबल है एज पार्टनर बाय स्टॉपल के तौर पे। और अगर उसको नहीं पता, उसके सामने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, फिर वो लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसने पता ही नहीं या उसने इनकार कर दिया। अगर पता ही नहीं है, इनकार कर दिया, दोनों सूरतों में आबिद लायबल नहीं। इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं है कि आबिद को नॉलेज था या नहीं था, तो क्या करना है?
इफ करके, क्या करके, इफ करके के उफ करके, क्या है, इफ करके, ये चीज क्या करके जवाब देना है, इफ नहीं करना, इफ करना, क्या करना है, इफ करके जवाब देना है। शाबाश। 7 में कोई प्रॉब्लम, 7 में कोई प्रॉब्लम, पक्की बात है। पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम, कोई बिजनेस लॉ में प्रॉब्लम, कोई सीए में प्रॉब्लम, $37। अब आ जाओ वालियमान के क्वेश्चन की तरफ। Tehram, Rahil and Zain are partners in TRG Associates. Zain, after obtaining mutual consent of all the partners, transferred his share of interest to Hatim. उसने अपना शेयर हातिम ताई को ट्रांसफर कर दिया। Hatim now wants to discuss the future business strategy of the firm with Tehram and Rahil. अब हातिम जज्बाती हो गया, वो कह रहे मैं फ्यूचर स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी, मैं बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दूंगा, वो बिजनेस स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहता है तहराम और राहिल के साथ। इन दिस रिगार्ड ही हैज आस्क्ड पार्टनर्स टू प्रोवाइड हिम द फर्म्स कैश फ्लो फॉर कॉस्ट। कैश फ्लो फॉर कॉस्ट का मतलब होता है फर्म का रिकॉर्ड, बुक्स, ये बुक्स है कैश फ्लो। सुना मैं कैश फ्लो, काउंटिंग में सुना मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये फर्म का ये अकाउंट्स होते हैं फॉर कॉस्ट, सो दैट ही कैन डिटरमिन फर्म्स ग्रोथ पोटेंशियल फॉर द नेक्स्ट 5 years। कमेंट ऑन हातिम्स एंटाइटलमेंट टू डू द सेम। क्या हातिम इसे करने का इंटाइटल्ड है? ट्रांसफर किया है उसको, हातिम पार्टनर बन गया है, पार्टनर नहीं है, को ट्रांसफर कर दिया है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ना तो बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है, दोनों काम नहीं कर सकता। वो देखिए, वो बिजनेस में इंटरफेयर भी करना चाह रहा है, कैसे, बिजनेस स्ट्रेटजी में, और वो अकाउंट्स भी हासिल करना चाह रहा है, कैसे, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट, दोनों काम ही नहीं करने। उसका ना जाओ भाई, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं, भाग जाओ, तो हम कर लेंगे जो हमने करना है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। क्या कैश फ्लो फॉर कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे उसको? क्या बिजनेस स्ट्रेटजी मिलके उसके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे? लाजमी है। क्यों नहीं लाजमी? वो ट्रांसफर ही है, ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन है। शाबाश। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर? इस 2 पॉइंट के वाले से बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और क्या नहीं कर सकता? और सारे बुक्स के बारे में इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अकाउंट्स को रिक्वायर नहीं कर सकता। ये बात हुई ना, ये बात हुई। 37 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। 36 मकबूल, रूफी एंड शाम। पहले रिक्वायरमेंट भूल जाता हूं अक्सर। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्क्राइब द राइट्स एंड डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज नया कंसेप्ट आ गया तो कोई पढ़ा ही नहीं हमने। रिस्ट्रिक्शंस को ही डिसेबिलिटीज का नाम दे रहा घुमा के, हाँ, ताकि आप एग्जाम में बैठ के कंफ्यूज हो जाए। अभी आप कंफ्यूज नहीं ना हुए, एग्जाम में यही लफ्ज दोबारा आएगा तो फिर आप जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी भी कंफ्यूज हो गए थे। डिसेबिलिटी, इफ एनी ऑफ दोस्ताना लिमिटेड इन द अबव सर्कमस्टेंसेस। राइट्स क्या है, डिसेबिलिटीज क्या है किसकी? हम राइट्स डिसेबिलिटीज बाद में बताएंगे, पहले तो पता चले दोस्ताना बैंक है कौन। हमें तो यही नहीं पता, क्या इसने लोन की अरेंजमेंट किया या कोई और की है। कह रहा है मकबूल, सुनो फिर, कह रहा है बात पूरी सुनो, फिर पूरी बात बताता हूं। मकबूल कहानी सुनो। मकबूल, रूफी एंड शाम आर पार्टनर इन जिशान बिल्डर्स। पार्टनर ये है, नाम जिशान दे रखा है, होगा कोई उनका दोस्त पुराना होगा। ए फर्म एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में वो कोई काम शाम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। शाम इज आल्सो द ओनर ऑफ ए कॉटेज इंडस्ट्री इन क्वेटा। Sham has obtained a long-term loan for his cottage industry from Dostana Bank Limited by transferring his interest in ZB to the bank by way of mortgage। एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट बैंक को ट्रांसफर, ये तो वही केस हो गया ना।
एक पार्टनर अपना पार्टनरशिप में इंटरेस्ट एक बैंक को ट्रांसफर कर रहा है, ये तो वही केस हो गया ना। एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट पार्टनरशिप में फर्म में इंटरेस्ट बैंक को ट्रांसफर कर रहा है, एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट बैंक को ट्रांसफर कर रहा है। कौन सा केस हुआ जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है? कौन सा था? वो डेयरी पोल्ट्री वाला, डेयरी पोल्ट्री वाला केस याद है ना? क्या उसमें भी यही नहीं हुआ था भैया? याद है ना आपको? याद है उसमें क्या हुआ था? लेट है, शाबाश। क्या हुआ था उसमें? हाँ, इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ था। तो यहां पे भी बैंक को एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, क्या कर सकता है? हाँ, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कर सकता है। और रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? राइट्स और डिसेबिलिटीज बताइए। राइट्स तो बता देंगे, डिसेबिलिटीज क्या है? रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस। कोई डिसेबिलिटीज का नाम बता रहा है और तो कोई चीज है ही नहीं, और तो कोई चीज है ही नहीं। अगर एग्जाम में आपके समझ में ये बात आ गई ना कि डिसेबिलिटीज और तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं पार्टनरशिप में, तो डिसेबिलिटीज को हो ना हो रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस का नाम दिया उसने, वही पूछ रहा है, फिर तो आप सही नतीजे में पहुंच जाएंगे और आगे लिख लेंगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि डिसेबिलिटीज पहली दफा सुन रहा हूं, ये कोई ऐसा कंसेप्ट है जो सर ने नहीं पढ़ाया, सर ने नहीं पढ़ाया, ये मुझे नहीं आता इसलिए छोड़ा है, तो फिर क्या होगा? फिर ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या सोचना है? क्या ये सोचना है कि नया कंसेप्ट है नहीं पढ़ाया, या ये सोचना है कि पुराना कंसेप्ट है नाम उसने कोई नया दे दिया? हाँ जी, पुराना कंसेप्ट है नाम कोई नया दे दिया, फिर उसके मुताबिक आपने सोचना है कि कौन सा कंसेप्ट हो सकता है। डन जी? ओके, ये कल कर लिया था। चलिए, ये हमारे हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन कंप्लीट। ठीक है जी, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फ्रेश हो जाए ताकि इसके बाद हम फिर नए कंसेप्ट की तरफ चल सके। जो नया कंसेप्ट कौन सा है? माइनर इन पार्टनरशिप वाला। कौन सा है नया कंसेप्ट? माइनर इन पार्टनरशिप। शाबाश, चलिए जी पॉज कीजिए जी। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा माइनर। क्या माइनर को पार्टनरशिप में ऐड किया जा सकता है? सवाल ये है, क्या माइनर को पार्टनरशिप? नहीं, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हमने यही पढ़ना है कि एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये जो माइनर वाला कंसेप्ट है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर आप देखेंगे ना तो ये 2 हिस्सों में, एक इसका कंसेप्ट ये लेफ्ट साइड वाला त्रिशूल है और एक राइट साइड वाला त्रिशूल है। त्रिशूल ही बोलता है ना इसको, वो फिल्मों में जो होता है, जो एंड पे हीरो विलन को मारता है जिससे त्रिशूल 3 वाला, तो हिंदी फिल्मों में नहीं होता ऐसे। हाँ, वो मंदिर के करीब लगा होता है, जो वो इसी तरह का नहीं होता, 3 उसके निकले होते हैं कोने। हाँ यही। हाँ, तो एक जो लेफ्ट साइड वाला त्रिशूल, ये कौन सा है? ये है जब माइनर माइनर है। ये क्या है? कंसेप्ट के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है लीगल स्टेटस एज माइनर, कि जब तक माइनर माइनर है पार्टनरशिप में उसका स्टेटस क्या होगा? पार्टनरशिप में उसका, ये तो हमें पता है इसमें कि पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर नहीं होगा, एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप होगा। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें क्या बताएगा कि माइनर जब तक माइनर है पार्टनरशिप में उसका स्टेटस क्या है? माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप है तो उसका स्टेटस क्या है? लेफ्ट साइड। राइट साइड वाला कंसेप्ट क्या बताएगा? लीगल स्टेटस ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, कि जब माइनर 18 साल का हो जाएगा, 6 महीने तक सोचेगा। ये सोचने वाली बात है, आपको कैसे पता चली? बताए थी। हाँ, मैं ही कहूँ, आपने कैसे सोच ली ये बात है? तो 18 साल का जब हो जाएगा तो क्या करना है? ये राइट साइड वाला कंसेप्ट है। फिर से बताएं, ये माइनर के 2 कंसेप्ट है, क्या फर्क है? लेफ्ट साइड वाला कंसेप्ट क्या है कि माइनर पार्टनरशिप में एज माइनर, यानी जब उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसका स्टेटस क्या है?
और राइट साइड वाला कंसेप्ट क्या है? जब माइनर 18 साल का हो जाएगा तो उसका स्टेटस क्या है? लेफ्ट साइड वाला कंसेप्ट क्या है? माइनर जब 18 साल से कम का है तो पार्टनरशिप में उसका स्टेटस क्या है? राइट साइड वाला, आपके राइट साइड वाला कंसेप्ट क्या है? जब माइनर 18 साल का हो जाएगा तो उसका स्टेटस क्या है? पहले कौन सा पढ़े? माइनर का स्टेटस एज माइनर। चलिए, यानी जब माइनर अभी 15 साल का है, 16 साल का है, 17 साल का है, उसे पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया। क्या एडमिट किया जा सकता है? हाँ जी, लेकिन एज पार्टनर नहीं किया जा सकता, एज एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप किया जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एज माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी जब माइनर की उम्र 18 साल से कम है, उसके ये राइट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। राइट्स क्या है? वो प्रॉफिट भी शेयर करेगा, प्रॉपर्टी भी शेयर करेगा, जैसे ट्रांसफर ही करता था, माइनर भी करा। राइट क्या है? अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? नहीं, ट्रांसफर तो नहीं कर सकता था। ये क्यों कर सकता है? पार्टनर वो नहीं था तो पार्टनर ये भी नहीं है। ये फ्यूचर में बन जाएगा। ये सेमी का, ये हल्की आंच वाला पार्टनर है, मतलब हल्का अभी बन रहा है, अभी आधा आधा शायद, इसीलिए उन्होंने उनको आधे आधे राइट्स दिए। क्या? अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है लेकिन बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। और अब ये भाई, अकाउंट्स में और बुक्स में क्या फर्क है, ये ना बताकर खुद भी शर्मिंदा होंगे और मुझे भी शर्मिंदा करेंगे। क्या? शाबाश 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 शाबाश, इसके लिए बनती है वाकई चाय, इसके लिए बनती है, इसके लिए एक कप चाय। अब इसके लिए आ रही है तो ये केला भी तो अच्छा तो नहीं लगेगा, एक कप मेरे लिए भी मंगवा लीजिए। शाबाश, बिल्कुल सही बताया भाई ने कि बुक्स क्या है? जनरल लेजर वगैरह, और अकाउंट्स क्या है? फाइनेंशियल, यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। और बुक्स क्या है? जनरल लेजर ट्रायल। बुक्स क्या है? जनरल लेजर। अकाउंट्स क्या है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अच्छा, मुझे बताइए, माइनर को उन्होंने अकाउंट्स की एक्सेस दे दी, बुक्स की नहीं दी, क्यों बोला? बुक्स ज्यादा डिटेल्ड होती है, उसमें कुछ सीक्रेट बातें भी लिखी होती हैं। इसको रिश्वत दी 200 रुपए है, उससे रिश्वत ली 500 रुपए है, ये इस तरह की बातें भी तो लिखी होगी, ठीक है, वो सारी बातें। तो क्या माइनर तो परेशान हो जाएगा? वो तो कहेगा ये दुनिया में क्या हो रहा है, उसे भी पता ही नहीं है, उसे पता ही ना मामलात कैसे चलते हैं। रिश्वत से चलते हैं कि नहीं चलते? रिश्वत से, ठीक है, आर्जी तौर पे चल जाते हैं, तो रिश्वत से परहेज करना चाहिए। लेकिन बहरहाल, क्या डिटेल वाले मामलात माइनर के साथ डिस्कस करने चाहिए? वो नहीं करने चाहिए। इसीलिए उसे डिटेल वाला रिकॉर्ड किधर होता है? बुक्स में। बुक्स उसे नहीं दिखाई जाएगी, हाँ उसे अकाउंट्स दिखा दिया जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ माइनर बेहतर है ट्रांसफरी से, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ट्रांसफरी को तो हमने बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराई थी। ट्रांसफरी को ना बुक्स दिए थे ना अकाउंट्स दिए थे, इसको अकाउंट्स दिखा रहे हैं, बुक्स नहीं दिखा रहे। ट्रांसफरी को तो कुछ भी इंस्पेक्ट नहीं करवाया था, ना बुक्स ना अकाउंट्स। माइनर को क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स दिखा रहे हैं, लेकिन बुक्स इसको भी नहीं दिखा रहे। क्यों? बुक्स डिटेल है, अवल तो उसको समझ ही नहीं आएगी, ठीक है, आ भी जाए तो फिर इसमें कुछ सीक्रेट बातें भी होती हैं उसमें। और फिर नॉट टू डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, माइनर को इंसॉल्वेंट करार, अच्छी बात है, माइनर को इंसॉल्वेंट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माइनर जब एग्रीमेंट करें, इंसॉल्वेंट कौन होता है? जो लोन एग्रीमेंट की वायलेशन करे, लोन वक्त पे पे ना करे। माइनर तो लोन देनदार होता ही नहीं है, कभी आपको लायबल ही नहीं होता। शाबाश, ठीक है जी। तो राइट्स क्या क्या हुए? माइनर के राइट्स क्या क्या हुए? नंबर 1, शेयर करेगा। क्या शेयर करेगा? प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी। दूसरा राइट क्या है? इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट्स को, बुक्स को नहीं। तीसरा, इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता। ये तो क्या राइट?
लाइबिलिटीज क्या होंगी? लाइबिलिटी माइनर का शेयर लाइबिलिटी, यानी इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। देखिए एक असूल याद रखिएगा, एडमिटेड इनटू बेनिफिट से आपके जहन में एक गलत मतलब आएगा कि शायद एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स में लफ्ज बेनिफिट का मतलब है कि माइनर को प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाएगा, लॉस में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। यह गलत मतलब है। सही मतलब क्या है? माइनर को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाएगा, उसका शेयर बढ़ जाएगा। लॉस हुआ तो लॉस ट्रांसफर होगा, उसका हिस्सा, यानी कैपिटल का बैलेंस जो माइनर का होगा वो क्या हो जाएगा? बैकएंड में माइनर का कैपिटल भी होता है, ये नहीं कि माइनर कैपिटल के बगैर आ जाता है। कैपिटल होता है, वो उसके वालिद साहब ने उसको दिया होगा। तो प्रॉफिट भी जाएगा, लॉस भी जाएगा। फिर सवाल ये है कि जब इसको प्रॉफिट भी जाएगा, लॉस भी जाएगा, तो बेनिफिट किस चीज का है? फिर बेनिफिट लाइबिलिटी में आता है, लॉस में नहीं। माइनर को बेनिफिट जो मिलता है वो किस में मिलता है? लाइबिलिटी में मिलता है, लॉस में नहीं। लॉस तो जाएगा। लाइबिलिटी में क्या बेनिफिट है? अगर फर्म अपने डेट्स को पे ना कर सकी तो बाकी के पार्टनर्स की लाइबिलिटी पर्सनल है, यानी वो अपने पर्सनल एसेट से भी फर्म की लाइबिलिटी पे करेंगे। लेकिन माइनर की लाइबिलिटी पर्सनल नहीं है, माइनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। वो सिर्फ उतने ही पैसे पे करेगा, सेटल करवाएगा जितने उसके फर्म में पड़े हैं। घर से 1 रुपया नहीं लेके आएगा। बोले बेनिफिट है कि नहीं? माइनर की लाइबिलिटी होगी लिमिटेड। लिमिटेड से क्या मुराद? सिर्फ उस हद तक जिस हद तक कैपिटल पड़ा फर्म में। और जबकि अदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, यानी घर से भी पैसे लाने पड़े तो पैसे लाए। बेनिफिट है कि नहीं? नहीं समझ आ रही मुझे भाई। माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स का मतलब तो ये नहीं है कि माइनर को प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। लॉस भी मिलेगा, तो फिर बेनिफिट किधर गया? उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। तो आसान बोल लेना भाई, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड सीधा बोलना, इसकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में उसके पर्सनल एसेट भी बिकेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में उसके पर्सनल एसेट भी बिकेंगे, शाबाश। लिमिटेड लाइबिलिटी में जो कैपिटल होगा सिर्फ, लिमिटेड लाइबिलिटी में जो कैपिटल होगा सिर्फ वही सेटल होगा, वही का बेहतरीन मिसाल दी, शाबाश शाबाश। भाई ये समझ आया? शेयर इज लायबल, माइनर इज नॉट लायबल पर्सनली, शेयर इज लायबल, उसका शेयर लायबल है, माइनर लायबल नहीं। भाई ये बात समझ आ रही है? आगे चले। रिस्ट्रिक्शंस, क्या माइनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी? हाँ, माइनर पार्टनर नहीं है। माइनर जब तक माइनर है पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, माइनर कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक, माइनर कैन नॉट फाइल सूट फॉर प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी। ये तो उधर भी था ना, वो चैलेंज नहीं कर सकता, ये भी चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकता है, अपने आप को पार्टनरशिप फर्म से अलग। यानी ये 17 साल का है ना, ये फैसला करता है नहीं भैया मैंने नहीं साथ चलना, लाओ मेरे पैसे वापस करो, मैं कहीं और जा रहा हूं। तो फिर ये कह सकता है हाँ मेरा हिस्सा दो। फर्म के अंदर रहते रहते ये सू नहीं कर सकता, ये नहीं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में क्या है? ड्राइंग नहीं कर सकता। आसान अल्फाज में क्या कह रहा है भला? ड्राइंग नहीं कर सकता, प्रॉफिट को चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है? कैन नॉट फाइल सूट फॉर प्रॉफिट्स आर प्रॉपर्टी, यानी अगर उसको काउंट्स दिए उसमें प्रॉफिट है, लेकिन पार्टनर ने फैसला किया कि सारा प्रॉफिट नहीं लेके जाना, हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करने दो। ये माइनर कह रहा है नहीं मेरे को प्रॉफिट दो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो 2 साल का। बाकी पार्टनर कह रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आगे बहुत काम के प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट आने वाले, उधर पैसे चाहिए होंगे। माइनर कह रहा है प्रॉफिट हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूट करो। बताइए क्या माइनर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है? क्यों? प्रॉफिट हुआ है और उसको मिलना भी है, उसका हक भी है। रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन है? कैन नॉट फाइल सूट फॉर रिकवरी। लेकिन अगर वो अपने आप को फर्म से डिस्कनेक्ट कर ले, अलग कर ले, छोड़ दे फर्म को, फिर क्या होगा? फिर वो शेयर रिकवर कर सकता है। वही कुछ बातें समझ आई?
माइनर का रोल पार्टनरशिप में एज माइनर समझ आया। उसके कुछ राइट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। माइनर के कुछ राइट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। राइट्स क्या है? और अकाउंट्स और इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता। और राइट्स वैसे इतने, शाबाश। और फिर क्या? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी उसका शेयर लायबल है, वो खुद लायबल पर्सनली नहीं है। माइनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब उसका शेयर लायबल है, वो खुद लायबल नहीं है। बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है, उसके घर में कोई नहीं सुनता, बिजनेस में कौन सुनेगा? खुद बताएं। नहीं, अपनी मिसाल ना सामने रखें, कोई बाबू भी हो, वो सबके साथ ऐसा ही है। हालांकि आप माइनर नहीं भी रहे, फिर भी ऐसा है, तो वो तो फिर भी अभी माइनर है। खुद बताएं। और भाई माइनर आपको कुछ कहेगा, बिजनेस में मशवरा देगा, उसके ऊपर अमल करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। माइनर बिजनेस है। ये ना वो क्या डेयरी फार्म वाली एग्जांपल थी। माइनर को एडमिट कर लिया, गाय बीमार हो गई, वो सुना ही होगा आपने उसके बारे में। माइनर ने कहा हमारे गांव में गाय बीमार हुई थी, हमने उसे पेट्रोल पिलाया था, पेट्रोल पिलवाओ। पेट्रोल पिलाया, गाय मर गई। माइनर से पार्टनर ने पूछा भाई गाय तो मर गई, उसने कहा हमारी भी तो मर गई थी। ये लो, ये होता है उससे मशवरा लेने का अंजाम। तो बताइए क्या ऐसे माइनर से जो आधी बात करता हो, आधी अधूरी, कोई मशवरा लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो क्या माइनर को बिजनेस में इंटरफेयर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बात उनकी ठीक थी, सवाल उनका ठीक था, क्योंकि क्लियरली लिखा नहीं हुआ। लेकिन कंटेक्स्ट तो यही चला रहा है, परंपरा यही चली आ रही है। क्या माइनर को कोई लिफ्ट नहीं कराते हम? ऐसे ही ना पार्टनरशिप एक्ट में उससे कोई पूछताछ नहीं करते, उसका मशवरा कोई नहीं लेते। उसे कहते हैं भाई तुम साइड पे रहो, तुम्हारा जो भी हिस्सा है, अगर फैसला हुआ कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है तो तुम्हें मिल जाएगा। भाई कुछ समझ आई? ए जिंदा लाशो, और कुछ समझ आई? अच्छा, बिल्कुल मुतमिन हो गया। मैं कभी कभी यकीन कि इतनी ठंडी क्लास मैंने शायद अपने पूरे कैरियर में ना पढ़ाई है। पता नहीं क्या मसला है। थक जाते कि मजदूरी करके रिक्शा चलाते हो क्या? थक जाते हो, क्या करते हो? मर्जी है आपकी। चलो भाई, ये लेफ्ट साइड वाला, आपके लेफ्ट साइड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? एक एक लफ्ज क्लियर हो गया? राइट साइड की तरफ चलें। आज वो दिन आ गया जिसका माइनर को 20 साल से इंतजार था। 18 साल से, पैदा होते इंतजार करना शुरू कर दिया था। माइनर 18 साल का हो गया तो लॉ मेकर आएगा, जिसने पार्टनरशिप एक्ट बनाया है, लॉ मेकर आएगा और माइनर को कहेगा हैप्पी बर्थडे। क्या कहेगा? हैप्पी बर्थडे। क्या कहेगा? हैप्पी बर्थडे। और फिर उससे एक सवाल पूछेगा, कहेगा केक बाद में काटना, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या पार्टनर बनना है या नहीं बनना? क्या सवाल पूछा जाएगा? माइनर की 18वीं सालगिरह पे उसे गिफ्ट नहीं देना, उससे सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? पार्टनर बनना है कि नहीं? ऐसे नहीं है, थोड़ा एहतराम से। क्या आप पार्टनर बनना पसंद करेंगे या नहीं? ऐसे पार्टनर बनना है कि नहीं? ऐसे नहीं। क्या पार्टनर बनना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? 3 रास्ते हैं। नंबर 1 वो कहेगा यस, नंबर 1 वो कहेगा नो। आगे पीछे हो गया ना। फिर से 18वीं सालगिरह पे माइनर से क्या पूछना है? क्या पार्टनर बनना पसंद करेंगे या नहीं? 3 ऑप्शंस हैं। माइनर, पहली ऑप्शन माइनर कहेगा यस, पार्टनर बनना है। दूसरी ऑप्शन माइनर कहेगा नो, पार्टनर नहीं बनना। तीसरी ऑप्शन माइनर कहेगा सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सोचने का, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सोचने का। किधर है भाई? ये भाई, ये भाई, ये भाई।
मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सोचने का, ठीक है। अगर पार्टनर डिसाइड करता है, इफ अब देखिए ये तीनों रास्ते वही है। इफ पार्टनर, if he is elected to become partner, if he is elected not to become partner, और तीसरा क्या है, if he remains silent। पहला, if he is elected to become a partner, अगर वो फैसला करता है कि वो पार्टनर बनेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो वो पब्लिक नोटिस देगा। क्या करेगा, पब्लिक नोटिस देगा। अब जो उसका शेयर एज माइनर था वो कन्वर्ट हो जाएगा उसका शेयर एज पार्टनर। आज के बाद ये नहीं बोलना ये माइनर का शेयर है, ये नहीं बोलना, क्या बोलना है, पार्टनर का शेयर है। और आज के बाद वो लायबल, यहां पे अजीब बात जिसको सुन के आप उछल पड़ेंगे कि आज के बाद माइनर पर्सनली लायबल होगा। आज के बाद माइनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। आज के बाद माइनर पर्सनली, लेकिन किस वाले डेट्स के लिए, 18 साल के बाद, ना 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 ना, फॉर डेट्स since he was admitted into benefits, जब से वो बेनिफिट्स में एडमिट हुआ था तब से डेट के लिए उछल उछल उछल, उछला नहीं कंसेप्ट को सुन के, उछल 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 उछले नहीं कंसेप्ट का, नहीं 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 उछल कंसेप्ट, बैठ पर नहीं नहीं, ये है ना, इसे कहते हैं खड़ा होके बैठना। उछलना होता है 1 सेकंड के अंदर खड़ा होके बैठना है, 1 सेकंड के अंदर, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी कर जल्दी कर। हाँ ये क्यों उछला, क्या सुन के उछला, ये समझ रहा था कि माइनर जब 18 साल का हो जाएगा और वो कहेगा कि मैंने पार्टनर बनना है, तो जिस दिन फैसला करेगा ना उस दिन से उसकी पर्सनल लायबिलिटी शुरू होगी। ना 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 ना, पर्सनल लायबिलिटी कहां से शुरू हो रही है, जिस दिन से वो एडमिट, 15 साल की उम्र में एडमिट हुआ था, तो जो 15 साल जब वो एडमिट हुआ था तब से जो डेट्स चले आ रहे हैं लायबल हो जाएगा, अनलिमिटेड है। अजीब बात क्या नहीं अजीब बात, क्या अजीब बात है इसमें। आप क्या समझ रहे थे क्या होगा, पता ये बहन जी से पूछे, आप क्या समझ रहे थे क्या होगा। मैं तो ये समझ रहा था कि माइनर जब फैसला करेगा कि मेरे को पार्टनर बनना है 18 साल का होने के बाद, तो उसकी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना, उसकी जो पर्सनल लायबिलिटी है, वो जिस दिन उसने फैसला किया है या जिस दिन वो 18 साल का हुआ है तब से शुरू होगी। मैं तो ये समझ रहा था, क्या मैं सही समझ रहा था, सही नहीं समझ रहा था, तो सही कंसेप्ट क्या है। हाँ, जब से वो एडमिट हुआ था बेनिफिट्स तब से उसकी लायबिलिटी शुरू हो जाएगी। यानी इसे काउंटिंग में कहते हैं बैक डेट से हो जाएगी शुरू, काउंटिंग में कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव सुना लफ्ज़ कभी, ये तो आईए सेट में पढ़ाया जाता है, आपने कैसे पढ़ लिया, आईए सेट भी पढ़ लिया है, सुभान अल्लाह। तो एक लफ्ज़ फिर मैंने बोलना था, रेट्रोस्पेक्टिव क्या हो जाएगी, इसकी जब माइनर मेजर होगा तो उसकी लायबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है, जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा उनके लिए, बैक डेट से, उस दिन से नहीं, बैक डेट से। ये असल में जो उसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है ना, यही सोचने के लिए दिया जाता है, भाई सोच लो कि बैक डेट से बनना पड़ेगा। भाई कुछ बात समझ आई, अगर वो फैसला करता है मेरे को पार्टनर बनना है तो क्या होगा, जिंदा लाशें, जिंदा लाशें। और क्या होगा अगर वो फैसला कर, पूछ रहा हूं बता नहीं रहा, 10 दफा बता चुका हूं, अब पूछ रहा हूं 11वीं दफा, उसका स्टेटस पार्टनर हो जाएगा, उसका शेयर माइनर शेयर नहीं बल्कि पार्टनर शेयर कहलाएगा, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा डेट से। किस डेट से, किस डेट से, जब से वो एडमिट हुआ था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर वो कहता है मेरे को पार्टनर नहीं बनने का, अरे मैं नहीं पार्टनर बनना, भाग जाओ,
मैंने पार्टनर, ठीक है ना बने, तो क्या होगा? जिस दिन से उसने पब्लिक नोटिस दिया ना कि मैंने पार्टनर नहीं बनना, उस दिन से ना वो पार्टनर है ना माइनर है। उस दिन के बाद फर्म को अगर जितना मर्जी प्रॉफिट हो, इसको 1 रुपया नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? और अगर फर्म तबाह शुद्ध हो जाए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? इसका कैपिटल जो जितना हिस्सा था इसको उतना हिस्सा मिलेगा, चाहे फर्म सारी की सारी तबाह हो जाए, इसको इसका हिस्सा मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसने अनाउंसमेंट कर, ये अजीब बात है। अगर अनाउंसमेंट से पहले फर्म में तबाही आ गई, सब कुछ उड़ गया, तो इसका कैपिटल भी उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि माइनर एडमिटेड बेनिफिट था, तो शेयर लायबल था। लेकिन अगर उसने अनाउंसमेंट कर दी मैं पार्टनर नहीं हूं, अब की बार फर्म तबाह हुई, अनाउंसमेंट के बाद फर्म तबाह हुई, अब क्या होगा? शेयर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने अनाउंस कर दिया है, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं पार्टनर नहीं हूं, माइनर रहा नहीं, पार्टनर बना नहीं, तो उसका स्टेटस नॉर्मल क्रेडिटर वाला हो गया। फर्म बैंकरप्ट, हाँ फर्म बैंकरप्ट रिकवर हो जाती है अगर बैंकरप्ट, तो फिर कैसे रिकवर होगा इसका? पार्टनर कोई जिंदा होगा कि वो भी जीवित होगा कि पार्टनर उस, हाँ पहुंचे अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर की, वो घर पहुंच जाएगा वहां अंदर, रिकवर करवाएंगे, मोटरसाइकिल ले आएगा, उसकी साइकिल ले आएगा। ठीक है, किधर थे हम? किधर थे? ये कमाल, सीरियसली मर्जी है लोगों की। नहीं क्या नींद आती है? नहीं वैसे मुझे बताए क्या नींद आती है? क्या नहीं क्या है? नहीं वो सुबह सुबह की क्लास आती है, वो हालांकि सुबह बेचारे उठ के आते हैं, वो तब आप भी उठ के आते हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता आप उठते ही नहीं है, मुझे तो अभी भी सोए हुए हैं। अगर उसने डिसाइड किया मेरे को पार्टनर नहीं बनना, तो क्या होगा? तो वो पार्टनर, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, वो पार्टनर नहीं होगा, माइनर रहा नहीं, अब वो जो भी शेयर है उसको पेबल होगा। अगर अनाउंसमेंट के बाद फर्म में कोई भी नुकसान होता है वो जिम्मेदार नहीं होगा, और अगर यही काम अनाउंसमेंट से पहले होता है तो जिम्मेदार, लेकिन किसका जिम्मेदार होगा? जो इसका कैपिटल। अच्छा अगर वो अनाउंस करता है कि मैं पार्टनर बनूंगा और फिर तबाही आ जाती है, बिल्कुल ठीक है, पर्सनली लायबल हो जाए। भाई कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? His status as a partner continues till the date of public notice. ओए एक मिनट, His status as a minor continues। हमारे भाई है ना, वो थोड़े आगे पीछे कर देते हैं। यानी माइनर जब तक पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करेगा उसका स्टेटस क्या होगा? यानी अगर फर्ज कीजिए 1 जनवरी को हुआ वो 18 साल का, उसने 20 फरवरी को अनाउंस किया कि मेरे को पार्टनर बनना है, तो 20 फरवरी के बाद उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लेकिन जो एग्जिस्टिंग डेट्स होंगे ना, पुराने चले आ रहे हैं, वो उनके लिए भी लायबल होगा। कौन से डेट्स के लिए? जब से वो एडमिट हुआ था तब के डेट्स के लिए। ठीक है जी। अच्छा अगर फर्ज कीजिए कि वो अभी उसने 1 जनवरी को 18 साल का हो गया है, 20 फरवरी को उसने अभी अनाउंसमेंट नहीं की, इस अरसे में उसका स्टेटस क्या होगा? हालांकि ला ने उसको ग्रेस पीरियड दिया है 6 मंथ का, हालांकि वो 18 साल का हो चुका है, लेकिन जब तक वो फैसला नहीं कर लेता ला उसे क्या ट्रीट करेगा? माइनर। अगर 20 फरवरी को फर्म में तबाही आ जाती है, सब कुछ जल गया, बाकी पार्टनर से आके कहते हैं भैया तेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड, लाओ घर से पैसे, क्या ये लेके आएगा? क्यों नहीं लेके आएगा? तो माइनर है। पार्टनर क्यों नहीं है? पब्लिक नोटिस दे दिया। ठीक हो गया ये कंसेप्ट?
दोनों कंसेप्ट जरा एक साथ फिर पढ़ ले। इफ इज इलेक्टेड टू बिकम पार्टनर, इफ इज नॉट इलेक्टेड टू बिकम, ये पढ़ लें, इसको पढ़े जरा। कुछ समझ आती है बात? अच्छा ये नीचे वाली भी देखिए, अगर वो साइलेंट रहता है तो जब तक 6 महीने हैं, और जब 6 महीने पूरे हो गए, अगर वो कहे ये साइलेंट वाले रहने वाला काम अच्छा है, मैं सारी उम्र ही साइलेंट रह के गुजार देता हूँ, 6 महीने से ज्यादा नहीं, 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली पार्टनर, वो पार्टनर बाय स्टॉपल का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है जी। अब इसमें एक आखिरी छोटी सी चीज है, बाजू कहता ऐसा होता है कि माइनर 18 साल का हो गया, उसे पता नहीं चला, नहीं ये पता चल गया कि मैं 18 साल का हूं, ये नहीं पता चला कि मैं किसी फर्म में एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप हूं, ये नहीं, ये पता चला बाद में। कभी कभार ऐसे हो सकता है ना, वालिद साहब ने एंट्री करवा दी हो, जैसे बाजू का बच्चों को नहीं पता था वालिद साहब की प्रॉपर्टी कहाँ का है, तो वालिद साहब ने हो सकता है बच्चे को एडमिट करवा दिया हो पार्टनरशिप में। ये स्कूल थोड़ी है कि रोज जाना होता है तो पता चले इधर एडमिशन हुआ मेरा, तो जाना भी नहीं होता मैंने। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि माइनर को एडमिट करवाया हो पार्टनरशिप में? क्या ऐसा पॉसिबल है? अब अगर माइनर हुआ 18 साल का 1 जनवरी को, उसे पता चला 15 मार्च को कि मैं एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं, माइनर 18 साल का कब हुआ और पता कब चला? 15 मार्च को। सवाल यह है 6 महीने कब से शुरू होंगे? विच एवर इज अर्लियर या विच एवर इज लेटर? जब 18 साल का हुआ या जब उसे पता चला, या विच एवर इज अर्लियर या विच एवर इज लेटर? विच एवर इज, यानी अब की बार जो 6 महीने काउंट होंगे वो कब से होंगे? 15 मार्च से, क्योंकि उसे पता ही तब सोचेगा तो तब भी ना जब उसे पता चलेगा। ये है जी कंसेप्ट। कुछ समझ आया माइनर के कंसेप्ट? फिर से क्विक रिकैप करते हैं। माइनर के कंसेप्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। नंबर 1, 18 साल से पहले जब उसका स्टेटस एज माइनर है तो क्या होगा। नंबर 2, 18 साल का जब माइनर हो जाएगा तो क्या होगा। पहले 18 साल से पहले, 18 साल से पहले जो माइनर का स्टेटस है उसमें उसके कुछ राइट्स हैं, कुछ लायबिलिटीज हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शन है। राइट्स क्या हैं? उसे प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए उसे अपने आप को डिसएसोसिएट करना पड़ेगा, और इसके अलावा वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता। लायबिलिटी क्या होगी उसकी? वो पर्सनली लायबल नहीं है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जितना उसका फर्म में शेयर है उस हद तक। रिस्ट्रिक्शंस क्या है इस पे, माइनर पे? वो पार्टनर नहीं है, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, सू नहीं कर सकता डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के लिए, अनलेस कि वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर दे, और बस यही। और जब वो 18 साल का हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर 3 ऑप्शन है। नंबर 1, अगर वो डिसाइड करता है पार्टनर बनना है तो क्या करना है, डिसाइड करता है पार्टनर नहीं बनना तो क्या करना है, अगर साइलेंट रहता है तो क्या करना है। ठीक है, लॉ ने उसे 6 महीने दिए। याद रखे 6 महीने स्टार्ट कब से होंगे? ये जब वो 18 साल का हुआ या जब उसे पता चला विच एवर इज लेटर। क्वेश्चन में दोनों डेट्स दी होंगी, आपने विच एवर इज लेटर कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, अगर वो डिसाइड करता है कि मैं पार्टनर बनूंगा तो पब्लिक नोटिस दे, और जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस दिया उसके बाद से वो फुल पार्टनर समझा जाएगा, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, और उसकी लायबिलिटी कहां से होगी? बैक डेट से, यानी जब से वो एडमिट हुआ पार्टनरशिप में। और अगर डिसाइड करता है मैं पार्टनर नहीं बनूंगा तो वो पार्टनर नहीं है, माइनर भी नहीं है, उसका फर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, वो काम क्रेडिटर की तरह है जिसको फर्म ने पैसे अदा करने हैं। अब अगर फर्म को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए पर्सन माइनर लायबल नहीं होगा।
और अगर वो साइलेंट रहता है माइनर तो 6 महीने का टाइम है, 6 महीने तक उसको माइनर ही ट्रीट किया जाएगा जब तक कि वो फैसला ना कर ले। अगर वो 6 महीने तक फैसला नहीं करता तो उसे माइनर ही ट्रीट किया जाएगा। और अगर वो अभी भी फैसला नहीं करता, 6 महीने पूरे हो गए तो 6 महीने के बाद उसे क्या किया जाएगा, पार्टनर बाय स्टॉपल ट्रीट किया जाएगा। पार्टनर बाय स्टॉपल में भी ये कंसेप्ट था ना, ये लिंक हो गया हमारा कंसेप्ट। क्लियर? कोई सवाल पूछना चाहते हो? कुछ समझ आया? जी जी पूछिए शाबाश। 18 साल 6 महीने के बाद उसे पता चले कि वो एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप था, तो रूल वही है क्या कि विच एवर इज लेटर। तो 18 साल 6 महीने के बाद, इवन 20 साल का हो के उसे पता चला मैं एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो, तो उसके पास 6 महीने का टाइम है। अब वो 20 साल से, क्योंकि पता ही उसे तब चला तो सोचना तभी शुरू करेगा। अगर माइनर 18 साल का हो जाता है तो उसे नोटिस का पता ही नहीं है, तो अगर उससे लॉस को अगर वो कंपनसेट कर सकता है तो वो रिकवर कर सकता है उस लॉस को। अगर माइनर 18 साल का हो गया उसे नोटिस का नहीं पता, 6 माह का उसे नहीं, ला ये एज्यूम करता है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है ये पता होती हैं। माइनर ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था कि मैंने पब्लिक नोटिस देना है, नहीं, पब्लिक नोटिस उसे लीगल रिक्वायरमेंट एज्यूम किया जाता है। लीगल रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में हर पर्सन को। वो कल परसों भी खबर आई थी, तो क्या वो कुछ छोटा बच्चा है, उसने कोई लाहौर में गाड़ी एक्सीडेंट करके कोई बंदे को शायद मार दिया। अब अगर वो ये कहे, माइनर था ना वो ये कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि गाड़ी जो है वो माइनर नहीं चलाते, ला मानेगा? नहीं माना, उन्होंने थाने में बंद कर दिया ना उसको। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एज्यूम किया जाता है, चाहे माइनर भी हो, उसको नॉलेज है। इसलिए माइनर को चाहिए कि कोई भी अहम फैसला करने से पहले किसी बड़े से मशवरा कर ले। लेकिन वो माइनर ही क्या जिसमें इतनी अकल हो कि किसी बड़े से मशवरा भी करना है, सही है ना? उसमें इतनी अकल भी नहीं होती कि किसी पूछ, मेरे में अकल नहीं है तो मैं किसी अकल वाले से पूछ लूँ, उसमें इतनी अकल भी नहीं होती। कर लिया करे मशवरा, कर लिया करे। ये आपको नहीं कह रहा, माइनर को कह रहा हूं। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।